नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे पास कई दिलचस्प चीजें हैं जिन पर बात करनी है। भारत के स्पेस प्लान्स हैं, अर्थव्यवस्था की सेहत पर रिपोर्ट्स हैं, कुछ नए कानून, ऊर्जा में बदलाव और हाँ, टेक्नोलॉजी कैसे हमारी मदद कर रही है, ये सब है। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब अलग अलग जानकारियों से कुछ काम की बातें निकालें, देखें कि ये आपस में कैसे जुड़ती हैं। चलिए शुरू करते हैं बातचीत। तो सबसे पहले भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। इसे विश्व बंधु भारत कहा जा रहा है, मतलब दुनिया का दोस्त बनकर उभरना। इसमें निसार मिशन जैसी बड़ी परियोजनाएं हैं। ये तो नासा के साथ मिलकर हो रहा है ना, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है ये। हाँ बिल्कुल, निसार एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और फिर भारत के अपने बड़े लक्ष्य भी हैं, जैसे 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाना और 2040 तक चांद पर इंसान भेजना। काफी महत्वाकांक्षी लगता है तो। और एक और खास बात है, भारत हमेशा से कम लागत में इनोवेशन करने के लिए जाना जाता रहा है। स्पेस में भी यही कोशिश दिख रही है। हाँ, ये तो है। इसमें जो दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये सिर्फ रॉकेट उड़ाने या स्पेस स्टेशन बनाने तक सीमित नहीं है। ये भारत की कूटनीतिक ताकत को भी बढ़ाता है। इससे जो डेटा मिलेगा, जैसे मौसम का, आपदा प्रबंधन का, वो विकासशील देशों की मदद कर सकता है। एक तरह से खुली पहुंच देने की बात है। अच्छा, तो भारत एक ज्ञान साझा करने वाले देश के रूप में उभर रहा है। वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भी इसका योगदान होगा। सही। ये तो ही स्पेस की बात। अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ देखें। हाँ बिल्कुल। देखिए, सरकार के खर्च और कर्ज पर नजर रखने वाली संस्था CAG, उसकी एक रिपोर्ट आई है FRBM एक्ट पर, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये सरकारी घाटे और कर्ज को सीमा में रखने के लिए है। तो क्या कहती है ये रिपोर्ट? कुछ अच्छी खबर है? हाँ, अच्छी खबर है। रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार का जो कर्ज है वो देश की कुल कमाई यानी GDP के प्रतिशत के रूप में कम हुआ है। मार्च 2024 के अंत तक ये लगभग 57% पर आ गया। पहले कितना था? वित्त वर्ष 21 में ये 61% से थोड़ा ज्यादा था। तो ये कमी आई है। और इसका मतलब यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से बढ़ रही है, कर्ज जमा होने की रफ्तार उससे कम है, जो कि अच्छा संकेत है। मतलब कर्ज चुकाने की क्षमता बढ़ रही है। बिल्कुल। और सरकार ने लक्ष्य भी तय किए हैं, जैसे वित्त वर्ष 25-26 तक राजकोषीय घाटे को GDP के 4.5% से नीचे लाना। अच्छा, और इसी से जुड़ता हुआ शासन में सुधार का भी एक मामला है, जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025। इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये बड़ा कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाना। मतलब व्यापार करना आसान, जीना आसान। कैसे? इसमें करीब 288 ऐसे प्रावधान हैं। छोटी मोटी गलतियां या चूक जिन्हें पहले अपराध माना जाता था, अब उन्हें अपराध की श्रेणी से हटाया जा रहा है। अच्छा, तो फिर क्या होगा? मतलब मामूली चूकों के लिए जेल की सजा नहीं होगी। उसकी जगह शायद कोई मौद्रिक दंड, मतलब जुर्माना, या बस एक चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है। और अगर पहली बार गलती हुई हो तो शायद सिर्फ सलाह या चेतावनी ही दी जाए। ये सब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाली सोच के तहत है। समझ गया। इससे शायद अदालतों पर भी बोझ कम होगा। उम्मीद तो यही है। और इसमें एक और चीज है, जो जुर्माने लगेंगे उनकी रकम हर 3 साल में अपने आप 10% बढ़ जाएगी, महंगाई के हिसाब से। अच्छा, ये भी ध्यान रखा गया है। अब जरा ऊर्जा क्षेत्र की तरफ चलते हैं। यहां भी कुछ बदलाव हो रहा है, RPO से RCO की तरफ। ये क्या है? हाँ, पहले था रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन यानी RPO। इसमें कंपनियों को एक निश्चित मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर या पवन ऊर्जा खरीदनी पड़ती थी। बस खरीदना काफी था। और अब RCO में क्या अलग है? RCO है रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन। इसमें खरीदने के साथ साथ उस खरीदी हुई ग्रीन एनर्जी का वास्तव में उपभोग करना, मतलब इस्तेमाल करना जरूरी होगा। अच्छा, तो सिर्फ खरीदना नहीं, इस्तेमाल भी करना है। फोकस अब असल खपत पर है। जी। और लक्ष्य भी बड़ा है। 2029-30 तक देश की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 43.33% हिस्सा रिन्यूएबल स्रोतों से लाने का लक्ष्य है। ये तो काफी बड़ा लक्ष्य है। हाँ, महत्वाकांक्षी है। अब थोड़ा कानूनी मोर्चे पर आते हैं। POCO एक्ट पर कर्नाटक हाईकोर्ट की कोई टिप्पणी आई है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। POCO एक्ट जो बच्चियों को यौन अपराधों से बचाता है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये कानून लिंग तटस्थ है, मतलब जेंडर न्यूट्रल। जेंडर न्यूट्रल। इसका मतलब
इसका मतलब ये है कि ये कानून सिर्फ पुरुषों पर ही नहीं बल्कि महिलाओं पर भी लागू होता है अगर वो किसी बच्चे के साथ यौन अपराध करती हैं। कानून का उद्देश्य बच्चे को बचाना है, अपराधी मर्द है या औरत इससे फर्क नहीं पड़ता। ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी की भूमिका देखते हैं, खासकर पानी बचाने में। आजकल AI, ड्रोन, IoT सेंसर्स, इन सब का खूब इस्तेमाल हो रहा है जल प्रबंधन में, है ना? बिल्कुल। AI एनालिसिस से पता लगाया जा रहा है कि पानी कहाँ स्टोर किया जा सकता है। ड्रोन से सर्वे हो रहे हैं। IoT सेंसर पानी की क्वालिटी, लीकेज, खपत पर रियल टाइम डेटा दे रहे हैं। और वो माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर। हाँ, वो तो पानी बचाने में बहुत कारगर हैं और पानी को साफ करने की भी उन्नत तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं। भारत में भी कई पहल हैं, जैसे GIS मैपिंग से भूजल का पता लगाना, GRS सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करना। ये सब भूजल प्रबंधन में मदद कर रहे हैं। सही कहा, टेक्नोलॉजी हर जगह मदद कर रही है। अच्छा, एक और छोटी सी बात थी बायोडायवर्सिटी पर। हाँ, एक स्टडी आई थी जिसमें जैव विविधता के स्थानिक संगठन, मतलब स्पेस में कैसे फैली है, उसका पैटर्न बताया गया है। उन्होंने पाया कि कुछ इलाके कोर हॉटस्पॉट होते हैं जहां बहुत खास और स्थानिक प्रजातियां मिलती हैं। और उन हॉटस्पॉट से दूर जैसे जैसे दूर जाते हैं, प्रजातियों की संख्या कम होती जाती है और ज्यादातर वही प्रजातियां मिलती हैं जो हर जगह आसानी से रह लेती हैं, यानी सामान्यवादी प्रजातियां। अच्छा। एक तरह का संक्रमण क्षेत्र बनता है। अच्छा, अब जल्दी से कुछ और जरूरी खबरें देख लेते हैं। पहली, मुख्य चुनाव आयुक्त CEC को हटाने की प्रक्रिया। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी ही है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए होता है और फिर राष्ट्रपति हटाते हैं। ठीक है। और लेबर फोर्स सर्वे PLFS के नए आंकड़े भी आ गए हैं। जी, PLFS के ताज़ा आंकड़े NSO ने जारी किए हैं। इनसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR, वर्क पॉपुलेशन रेशियो WPR और बेरोजगारी दर UR का पता चलता है। ठीक है। और UNHCR ने श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की वापसी रोक दी है। हाँ, अस्थायी रूप से रोकी है। UNHCR का काम ही शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करना है। अच्छा, एक और टेक्नोलॉजी से जुड़ी बात, TDB कुछ AI वाले ब्लड टेस्ट उपकरणों को सपोर्ट कर रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इनका इस्तेमाल हो सके। TDB का उद्देश्य ही स्वदेशी तकनीक के व्यावसायीकरण में मदद करना है। बहुत अच्छा। बॉन्ड यील्ड भी बढ़ी है, ऐसा सुना। इसका क्या मतलब होता है आम भाषा में? हाँ, बॉन्ड यील्ड बढ़ी है। इसका मतलब है कि सरकार या कंपनियों को नया कर्ज लेने पर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा और जो पुराने बॉन्ड है कम ब्याज वाले, उनकी कीमत गिर जाती है। यील्ड और कीमत का उल्टा रिश्ता होता है। समझ गया। और कपास के आयात पर ड्यूटी हटाई गई है। जी, कपास आयात पर कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस AIDC हटा दिया गया है। AIDC कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड जुटाने के लिए लगाया गया था। और आखिर में फास्टैग में अब सालाना पास भी आ गया है। हाँ, फास्टैग में वार्षिक पास की सुविधा शुरू की गई है। यह RFID तकनीक पर काम करता है। चलिए, तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। अंतरिक्ष से लेकर अर्थव्यवस्था, कानून, तकनीक, बहुत कुछ। हाँ, एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। देखिए, एक तरफ हम व्यापार में छोटी चूकों को अपराध नहीं मान रहे हैं, भरोसा दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पानी हो या टोल, वहां टेक्नोलॉजी से निगरानी और सख्त कर रहे हैं। तो ये जो भरोसे और निगरानी का संतुलन बदल रहा है, ये आने वाले समय में शासन की प्राथमिकताओं के बारे में क्या संकेत देता है? किस तरफ जा रहे हैं हम? ये सोचने वाली बात है, भरोसे और सत्यापन के बीच का ये संतुलन। खैर, इसी विचार के साथ आज की यह बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।